सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ इमोर्टल होल के अंदर चला गया था ताकि वो वहां अपनी सेकंड इमोर्टल एनर्जी को भी कल्टिवेट कर सके। वहां उसके टेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वहां काफी ज्यादा खतरा था। टेंग इससे काफी परेशान था। वो व्हाइट टॉर्टोइस पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि श्याओ के पास उस टेस्ट को पास करने का सिर्फ एक ही चांस था। श्याओ ने अपनी फिजिकल स्टेट और फेरी एक की मदद से सभी टेस्ट को आसानी से पार कर लिया था और वो वापस से आगे बढ़ने लग गया था। फिर अब हम इमोर्टल ह्यूमन पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं। टेंग शियाओ के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि शियाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, क्या मेरा ब्रदर शियाओ अंदर बिल्कुल ठीक होगा। व्हाइट टॉर्टोइस कहता है कि शियाओ काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शायद हो सकता है कि उसने पहले से ही कुछ लेवल्स को पार कर लिया हो और वो अभी भी हार नहीं मानना चाहता, इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ रहा होगा। पर तभी वो उस होल से निकलती हुई एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता है। टेंग उसके चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है। व्हाइट टॉर्टोइस कहता है कि शियाओ ने चारों परिधीय लेवल्स को पार कर लिया। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो एशियन एरा के समय एल्डर के द्वारा छोड़े गए लेवल्स को पार कर सकते हैं। टेंग इससे काफी खुश होता है और कहता है कि तुम जानते हो कि आखिर वो शियाओ मेरा बिग ब्रदर है। क्या पहले तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि वो एक बार में इसे पूरा कर पाएगा? तुमने पहले मेरे बड़े भाई शियाओ का अपमान करने की हिम्मत की थी, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। और वो उसे पीटने लगता है। व्हाइट टॉर्टोइस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक लॉन्गेविटी एलिक्सियर हूँ, मैं फाइट नहीं करता। वहीं अब हम शियाओ को देखते हैं जो अब उस ह्यूमन इमोर्टल होल के सिग्ल्यूशन ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां उसे एक पेटिशनर नजर आता है। शियाओ सोचता है कि आदमी जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि यह सालों पहले यहाँ कल्टिवेशन करने आया होगा। मुझे इसकी बॉडी में लाइफ एनर्जी फील नहीं हो रही और इसके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये इस युग का प्राणी नहीं है, पर इसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक है। फिर ये आखिर मरा कैसे होगा? वो आदमी दरअसल लिटिल इमोर्टल किंग था, इसीलिए इसकी बॉडी में प्रीमोडियल स्पीड नहीं है। जरूर इसकी स्पीड के मरने से इसकी जान गई होगी, पर आखिर इसकी स्पीड यानी आत्मा को बाहर कैसे निकाला गया होगा? तभी उस लिटिल इमोर्टल किंग की रेमनेट एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है जो उसे बताता है कि मेरी कल्टिवेशन बेजोड़ थी, जिसे कोई मैच नहीं कर सकता था, इसीलिए लोग मुझे लिटिल इमोर्टल किंग कहते थे। मैं यहाँ सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए आया था ताकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मैंने कई दिनों तक कल्टिवेशन की और अपनी बॉडी को 1000 दाव फ्लेम के साथ जलाना शुरू किया। मैंने 10 बार कोशिश की और ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी जिंदगी पर भी दाव खेला। फिर फाइनली मैं सफल हुआ और मैं समझ चुका था कि सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कैसे कल्टिवेट करना है, पर मेरी सोल एंडलेस डार्कनेस में चली गई। दरअसल उसने सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए अपनी सोल को बर्न करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उसकी सोल डार्कनेस में चली गई थी। पर यह उसका कोई अंत नहीं था, बल्कि उसकी सोल कुछ देख नहीं पाई थी और उसकी सोल डार्कनेस में खो जाने से वो मारा गया। अब उसकी बॉडी वहाँ से डस्ट में मिलकर नष्ट हो जाती है। शियाओ सोचता है कि इसने भी मेरी तरह कल्टिवेशन की और फ्लेम के साथ अपनी बॉडी को फोर्स किया, पर इसने कहा कि यह रास्ता फिजिकल लेवल की ओर नहीं लेकर जाता और वो डार्कनेस का भी जिक्र कर रहा था। पर शियाओ उसके मतलब को समझ नहीं पाता और सोचता है कि मैं लिटिल इमोर्टल किंग नहीं हूँ जो मैं यही मारा जाऊं और मैं पीछे नहीं हट सकता। वो भी अब वहीं बैठकर कल्टिवेशन करने लग जाता है, पर शियाओ की बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और वो वापस से कल्टिवेशन करने लगता है। वो दाव फ्लेम के साथ अपनी बॉडी को जलाने लगता है। टेंग और व्हाइट टॉर्टोइस काफी देर तक उसका इंतजार करते हैं और अब फाइनली शियाओ बाहर आ जाता है। व्हाइट टॉर्टोइस ये देखकर हैरान हो जाता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये लड़का पूरी तरीके से ठीक है, इसे एक भी चोट नहीं आई और ये अभी तक जिंदा है। टेंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा बड़ा भाई शियाओ काफी पावरफुल है और वो निश्चित रूप से सेकंड इमोर्टल एनर्जी को भी कल्टिवेट कर लेगा। शियाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पाया। तो टेंग इससे हैरान हो जाता है। शियाओ अब अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करके फिनिक्स पैलेस को देखने लगता है। वहाँ वो देखता है कि सिल्वर फिनिक्स अभी भी कल्टिवेशन करने में लगी हुई है और वो पूरे फिनिक्स पैलेस को ही अपने पास रख लेती है। अब वहाँ वो बोलने वाली डिवाइन हर्ब आ जाती है जो मदद मांग रही थी क्योंकि लिटिल बनी और एम्परर बटरफ्लाई उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। लिटिल बनी उस डिवाइन मेडिसिन से कहती है कि तुम भाग क्यों रही हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा एक पता चाहिए। पर वो डिवाइन मेडिसिन व्हाइट
टोटरोइस के पीछे चली जाती है और कहती है कि मेरे लॉर्ड मेरी मदद करो। लिटिल बनी वहाँ शियाओ को देखकर खुश होती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एम्पर बटरफ्लाई शियाओ के पास आ जाता है। लिटिल बनी कहती है कि यह बटरफ्लाई कब से कई सारी मेडिसिनल हर्ब को खा रहा था जिससे मैं हैरान थी, पर अब पता चल रहा है कि यह तुम्हारे साथ था और तुम इसके मास्टर हो और अब ये डिवाइन मेडिसिन भी तुम्हारे एक साथ है और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये बहुत अच्छा हुआ, इससे मैं इसकी पत्तियों को खा जाऊंगी। और वो एम्पर बटरफ्लाई के साथ उसकी डिवाइन हर्ब की पत्तियों को लेकर खाने लगती है। व्हाइट टोटरोइस शियाओ से कहता है कि तुम जो चाहते थे तुमने वो ले लिया है, साथ ही वो भी खाया है जिसे तुम खाना चाहते थे, इसीलिए अब हम जा रहे हैं। शियाओ कहता है कि मेरा तुमसे एक आखिरी सवाल है, क्या तुम जानते हो कि क्या अन्य दूसरे तरीके हो सकते हैं इस सेल दाओ इमोलेशन की तुलना में जिससे मैं सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर पाऊँ। व्हाइट टोटरोइस उसे बताता है कि इमोर्टल रियल्म में ट्रू इमोर्टल टेक्निक मौजूद थी। शियाओ उनसे पूछता है कि आप इमोर्टल रियल्म की इमोर्टल टेक्निक के बारे में कितना कुछ जानते हो। व्हाइट टोटरोइस निराश हुआ कहता है कि मैंने एक बार उसकी कल्टिवेशन करने की कोशिश की थी, पर इससे मेरा कोर डैमेज हो गया और अब मेरी सारी आदत धुंधली हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें उस इमोर्टल टेक्निक के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हूँ। और अब वो शियाओ से विदा लेकर वहाँ से निकल जाता है। शियाओ सोचता है कि इस कछुए के पास इमोर्टल रियल्म की आदत है, साथ ही सोइल ऑफ क्रिएशन है। क्या यही वो इमोर्टल किंग होगा जो युद्ध में मारा गया था, जो इतने लंबे समय तक दफन रहने के बाद स्पिरिचुअली जागृत हो गया। दरअसल क्रिएशन सोल किसी भी चीजों को विकसित करके पुनर्जीवित करने में सक्षम होती है। लिटिल बनी शियाओ से कहती है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। शियाओ कहता है कि मैं सोच रहा था कि ओल्ड टोटरोइस मेरी टांग खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेला आई हो। वो कहती है कि मैं यहाँ लुओ दाओ मर्चेंट लुई और ले इंशेंग के साथ आई हूँ और वो मोटा काओ यू भी हमारे साथ आया है। उस मोटे ने कहा कि वो किसी फॉर्मेशन पर रिसर्च कर रहा है और कोई फिनिक्स नेस्ट ने बाहरी इलाके की खुदाई कर रहा है। अब हमें मेटल स्पीड रियल्म के इमोर्टल रून मिनरल रिच रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ अपने सभी दोस्तों से मिलता है। वो कहता है कि क्या तुम उन एशियन फ्रीक से बचकर भाग रहे थे, क्या उन्होंने तुम पर हमला किया था। काओ यू कहता है कि इस जगह पर सभी डिवाइन मेडिसिन के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें निशाना नहीं बनाया, लेकिन वो एशियन फ्रीक सभी तरफ झूठी खबर फैला रहे हैं कि तुम्हारे पास डिवाइन मेडिसिन है। शियाओ को गुस्सा आता है कि वो फिर से मुझे टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। लो दाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे, तुम हुआंग हो और अगर तुम इमोर्टल एशियन के खंडरों में जाना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि औसत दर्जे के कल्टिवेटर तुम्हें भड़काने की हिम्मत करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता चला कि लॉन्गेविटी इमोर्टल एलिक्सियर तुम्हारे पास है तो हर कोई तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा और उस पर तुम्हारे लिए अपने ठिकाने को छिपाना काफी मुश्किल होगा। शियाओ कहता है कि मुझे एकांत में सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करना है, इसीलिए इन मामूली लोगों से निपटने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम उन लोगों से निपटना और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मर्चेंट लुई कहता है कि अगर हमें लोगों को मारना है तो हमें एक बेहतर प्लान बनाना होगा। हम एक फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जिनमें हम इन लोगों के ठिकाने को कवर कर सके। और अब लुई इमोर्टल एशियन के डेजर्ट रियल्म में आ जाता है जहाँ कुछ लोग बादलों के झुंड में छिपकर उसका पीछा कर रहे थे। लुई को ये पता था, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि बाहर आओ। तो सभी आदमी उसके सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम सभी मुझसे कमजोर हो फिर भी वांग को ढूंढना चाहते हो, यहाँ कौन है जो उससे मिलना चाहता है। वो सभी वांग से डरते थे, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं लो दाओ और लेन शेंग को ये भी पता चलता है कि पास ही के स्टोन में कुछ लोग छिपे हुए हैं। लेन शेंग उस स्टोन को नष्ट कर देता है जिससे वो छिपे हुए पेटिशनर बाहर निकल कर आते हैं। लो दाओ कहता है कि मैं 3 तक गिनती करूंगा, जो भी यहाँ रुका वो हमेशा के लिए यही दफन हो जाएगा। वो सभी भी डरकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। लिटिल बनी काओ यू के साथ एज और फॉरेस्ट रियल्म में आ जाती है और कहती है कि ये लोग कभी भी शियाओ का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन लोगों पर काफी गुस्सा आ रहा है। और वो अपने रेबिट फॉर्म में बदलकर तेजी से सभी लोगों को खत्म करके आ जाती है। दरअसल शियाओ के सभी साथी उन लोगों का शिकार कर रहे थे जो शियाओ के एलिक्सियर के लिए पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब हमें उन तीनों एशियन फ्री को दिखाया जाता है जो 3000 ब्लू स्टोन पर आ जाते हैं। क्वीन कहता है कि अगर हम शियाओ को मारना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा, इन झूठी खबरों को फैलाने से कुछ नहीं होगा। तो फेदर एशियन फ्री कहता है कि हमें लो दाओ लेन शेंग
काओ यू और उस लिटिल बनी को पकड़ना होगा। फिर देखते हैं कि आखिर शियाओ खुद को सामने कैसे नहीं लाता। वहीं अब हमें 1000 फोल्ड रिच के स्मॉल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ मौजूद था। वो कई बार सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि हर बार जब मैं दाव फ्लेम से खुद को जलाने की वजह से मौत के कगार पर पहुंचने वाला होता हूँ, तब मुझे पीछे हटना पड़ता है। मैं वास्तव में इसे क्या चीज मिस कर रहा हूँ जिससे मैं सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पा रहा। तभी उसे लिटिल इमोर्टल किंग की बात याद आती है। उसने कहा था कि मैंने कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल दिया था, जिससे मैं अंत में सफल हुआ था। शियाओ समझ जाता है कि अगर उसे सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करना है तो उसे अपनी जान को भी जोखिम में डालना होगा। शियाओ सोचता है कि मुझ में आगे बढ़ने के लिए सांस की कमी है। मैं मौत से डर रहा हूँ जिससे मैं सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, और उस लिटिल इमोर्टल किंग ने मेरे दृढ़ संकल्प को प्रभावित किया। उसकी मौत मेरे मन में भय पैदा कर रही है। पर अब शियाओ फर्नेस में खुद को बांध लेता है और सोचता है कि अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे अपनी लिमिट्स को पार करना होगा। अगर मैं एशियन इमोर्टल से बाहर निकलने से पहले सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पाया तो इमोर्टल एशियन के बाहरी दुनिया के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हर बार मैं इस फ्लेम्स को सहन नहीं कर पाता, पर अब मैं इन फ्लेम्स से अपनी पूरी बॉडी को फोर्स करूंगा, और वो ऐसा ही करने लगता है चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। शियाओ कल्टिवेशन करता रहता है और फाइनली वो सेकंड इमोर्टल एनर्जी उसकी बॉडी के पास दिखाई देती है। पर तभी उसकी सोल पर अटैक होता है और वो डार्कनेस में गिरने लगता है। उसे अब लिटिल इमोर्टल किंग की बात सही लगती है कि वो भी गहरे अंधकार में गिर गया था। वैसे ही शियाओ की सोल भी एंडलेस डार्कनेस में गिरती जा रही थी, जिससे अब शियाओ की बॉडी मर चुकी थी। टेंग और एम्पर बटरफ्लाई बाहर आते हैं। टेंग शियाओ को उठाने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पा रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। वो रोने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।